सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी पाठ्यपुस्तक वितान का दूसरा अध्याय जूझ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, नाम से क्या सिद्ध होता है? जूझ मतलब क्या होता है? जूझना हम कई बार बोलते हैं ना, मैं इस परिस्थिति से या इन हालातों से जूझ रहा हूं। अर्थात क्या करना? मतलब उनसे लड़ना। एक तो खाली लड़ना होता है, दूसरा क्या होता है कि हम लड़ करके कुछ बन जाते हैं। परिस्थितियों से लड़ करके हम कुछ बन जाते हैं, कुछ नया निखर के आता है। और कुछ लोग वो होते हैं जो परिस्थितियों से जूझते हुए ही वहीं रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, लेखक आनंद यादव जी की जो कहानी है, उन्होंने आत्मकथात्मक उपन्यास जो लिखा हुआ है उसका एक भाग हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, देखिए चलिए पढ़ते हैं। ये जो उपन्यास हम अपने सामने देख रहे हैं, ये जो पाठ हम देख रहे हैं, ये मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित, यानी कि बहुत ज़्यादा जो चर्चा में रहा हो और बहुत ज़्यादा जिसकी प्रशंसा की गई हो, उनका आत्मकथात्मक उपन्यास। आत्मकथात्मक मतलब होता है जो अपनी अपनी कथा लिखी है, उन्होंने उपन्यास के रूप में अपनी कथा लिखी है, ठीक है ना। तो झोबी, इसका मूल नाम क्या है मराठी में? झोबी। और हिंदी अनुवाद जो है इसका केशव प्रथम वीर ने किया है और जूझ नाम से किया है, ठीक है। तो इसका ये पूरा उपन्यास हम अपने पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका छोटा सा अंश हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम भी किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा कर सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन, गंवई मतलब गांव का जो जीवन होता है, खुरदुरे यथार्थ की जीवन गाथा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया कि केशव प्रथम वीर द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। और जो लेखक है, इनका जो मूल नाम है आनंदा रत्नप्पा जकाते है, ठीक है। तो इसका हम सारांश पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पाठ बहुत लंबा है और पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो जाता है। इतना लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो पाठ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। एज ए एंजॉय आप पढ़ लेंगे उसको आनंद के रूप में, है ना। तो इसका हम सारांश यहाँ पे देखेंगे। एक चीज बता दूं, 9 नंबर की आपकी पाठ्यपुस्तिका है ये। 9 नंबर में से 5 नंबर का प्रश्न इस पाठ से भी आ सकता है और आया हुआ है, हर बार आता है। अथवा में इस पाठ से भी आता है, कभी कभी अतीत से दबे पांव, इसका जो अगला पाठ है वहां से भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता वाला। या कभी कभी सिल्वर वेडिंग से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आते आपके 3 चैप्टर हैं, होते हैं 5 चैप्टर। 5 में से आपको पूछे जाते हैं केवल 3, 2 का मूल्यांकन नहीं होता है, यानी वो परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको 3 पाठों से 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी वहां से भी, तीनों पाठों से कहीं से भी टपक सकता है, ठीक है। तो आपको तीनों तैयार करके रखने हैं। मेरी समझ से आपको ये भी अच्छा है और सिल्वर वेडिंग भी अच्छा है। अतीत के दबे पांव में आपको काफी पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें सारे फैक्ट हैं, उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते आप, सारे फैक्ट है वहां पे, क्या कैसी व्यवस्था थी वहां पे, ये सब चीजें, ठीक है। तो आपको फिर 4 नंबर 5 नंबर में तो ये आया, 4 नंबर में फिर 2 प्रश्न और आते हैं, 2-2 नंबर के, वो भी तैयार करने हैं। तो एक बार आप पाठ को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको आराम से आप उसका सार लिख सकते हैं। और अक्सर आता है कि इसका सार लिखिए, जूझ का सार लिखिए, या जूझ में लेखक किससे ज्यादा प्रभावित थे, या कह सकते हैं कि इसका जो शीर्षक है जूझ, ये कितना सार्थक है ना। तो आप बताएंगे इसको। चलिए देख लेते हैं इसका सारांश। तो लेखक के अनुसार वह पढ़ने के लिए बहुत लालायित है। वो तो कहते हैं कि मेरा मन तड़पता था पढ़ने के लिए, परंतु पिता की मार की डर से, वो कहते थे, मेरे पिताजी जो हैं दादा बोलते थे, वो पिता वहां पे, जहाँ की ये कहानी है मराठा, तो वहां पे पिताजी को दादा बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ का दादा क्या हो गया? हमारे यहाँ पे दादा मतलब पिताजी के पिताजी, यानी कि ग्रैंडफादर को दादा बोला जाता है। लेकिन वहां पे जो लोकल लैंग्वेज उनकी होती है, तो उसमें दादा जो है वो पिताजी को बोला जाता है। तो कहते हैं दादा मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इस प्रकार से वो उन्होंने बताया है उसमें। तो डर से वह स्कूल नहीं जा पाता है। वह सोचता है कि खेती का कितना ही कार्य कर लो, हाथ हमेशा क्या रहेगा? खाली ही रहेगा। बिल्कुल सही सोचता है। देखिए इतना छोटा बच्चा, समय बदल चुका है। लेखक विचार करता है कि पढ़ जाऊंगा तो मेरी क्या लग जाएगी? नौकरी लग जाएगी और 4 पैसे हाथ में रहेंगे, तो बिठोवा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। बिठोवा आना कोई ऐसा व्यक्ति होगा उसकी नजरों में कि जो पढ़ा लिखा हो और कुछ कार्य करता हो, कुछ नौकरी करता हो, ठीक है। अब देखिए दिवाली के पश्चात, दिवाली आती है आपकी यही अक्टूबर नवंबर में, लेखक के दादा यानी कि लेखक के जो पिता हैं वो ईख, ईख मतलब गन्ना होता है, पेरने का काम शुरू करवा देते थे। ईख पेरना मतलब उस गन्ने से गुड़ निकालना, क्योंकि बाद में अन्य लोगों का गुड़ ज्यादा बढ़िया बनने लग जाता था। और लेखक के दादा सोचते
कि बाद में उनके कम बढ़िया यानी 3 नंबर का गुड़, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का यानी कि जो बेकार सा होता है जिसे कोई खरीदता नहीं है, तो वो सोचते थे कि बाद में इसे कौन खरीदेगा। वैसे भी जो उनके पिताजी थे उनकी समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा वैसे कम जल्दी जो गन्ना जब तक तैयार ना हुआ हो तब उसको एकदम से गुड़ बना देंगे तो गुड़ कम निकलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि उनको ज़्यादा निकलना मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने क्या रखता है कि वो उसके भाव ज़्यादा मिल जाए, मतलब शुरू शुरू में जो है बिक जाए तो अच्छा है, इस प्रकार से वो सोचते थे। तो वो आगे बताते हैं कि सभी लोग धूप सेक रहे थे और मेरी माँ जो है वो कंडे थाप रही थी और मैं अपनी माँ को क्या दे रहा था, पानी दे रहा था। तो मैंने वहां पे सही मौका देखा और अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब मेरी पढ़ाई के बारे में क्या होना चाहिए, बात होनी चाहिए, या मेरी पढ़ाई के बारे में चर्चा होनी चाहिए, आगे उसके विषय में कोई बात होनी चाहिए। अब लेखक की जो माँ थी उसके मन में भी बेचारी के डर बैठा हुआ था, क्यों, अपने पति को देकर। उसने कहा कि मैं क्या करूं। लेखक ने कहा कि खेती का काम पूरा हो चुका है, ईख भी हो गई है, अब दत्ताजी राव के पास जाकर मेरी पढ़ाई की बात करनी चाहिए। अब ये दत्ताजी राव कौन है? दत्ताजी राव हैं, आपने देखा होगा गाँव में क्या होते हैं, जमींदार होते हैं, होते नहीं होते? तो जमींदार क्या करते थे, जैसे गांव की कोई भी समस्या है तो हम उनके पास लेकर जाते थे, मतलब वहाँ पे जो गांव के लोकल लोग होते थे वो गांव के जमींदार के पास लेकर जाते थे और वो उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। या यूं कह सकते हैं कि कोई भला आदमी गांव का ये व्यक्ति है दत्ताजी राव, जिससे जो है ये बच्चा लेखक अपनी पढ़ाई की बात करना चाहता है कि ये मेरे पिताजी को समझा दे, क्योंकि हम तो समझा नहीं सकते। अब ये दो बोलते, बेटा और माँ बोलते, तो हो क्या, इनको मार पड़ती है ना। तो उन्होंने कहा कि दत्ताजी राव समझा देंगे तो पिताजी शायद मान जाएं, तो ऐसे में मैं स्कूल चला जाऊंगा। उसने माँ से कहा कि वे उसके पिता को ठीक तरह से समझा देंगे। माँ ने उदासी और निराशा में हामी भर दी। बोला, उन्होंने, वो जानती थी कि ये आदमी मानने वाला नहीं है अपने पति को। वह अपने बालक की पढ़ाई की लालसा को समझती थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, परंतु पति के आगे उसका वश नहीं चलता था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसके आगे विवश थी। तो रात को दोनों माँ और बेटे राव सरकार के घर गए। राव सरकार यानी दत्ताजी राव, जो जमींदार थे, जो भले आदमी थे गांव के, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। उनके घर गए और माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक पढ़ाई कर ले। 7वीं तक क्योंकि शायद वहाँ पे स्कूल रही होगी इतनी, है ना, पहले जमाने होते कहाँ थे स्कूल ना। तो उस टाइम पे इतनी स्कूल रही होगी, या फिर इतना पढ़ के अच्छा अच्छा आदमी अच्छा नौकरी, अच्छी नौकरी पा सकता था। तो माँ ने दीवार से टिककर दत्ताजी राव को सारी बातें बता दी। उसने ये भी बता दिया कि उसका पति सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है और लेखक के काम में खेती के काम में हाथ भी नहीं लगाता। और यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि अपने काम से बचने के लिए बच्चे की पाठशाला छुड़वा दी। बच्चे को पाठशाला नहीं जाने देता, स्कूल नहीं जाने देता। और लेखक ने राव जी के विचार अपने पक्ष में जानकर, लेखक ने देखा कि ये तो मेरा पक्ष ले रहा है, अर्थात लेखक का पक्ष ले रहा है कि बच्चे को पढ़ना चाहिए। कहा कि अभी जनवरी का महीना है, यदि अभी भी मुझे पाठशाला भेज दिया जाए तो 2 माह में 5वीं की सारी तैयारी कर लूंगा। जैसे ये वही मार्च अप्रैल जून जुलाई, जुलाई में नया सत्र शुरू होता था उस समय। तो कह रहे हैं कि 2 माह में 5वीं की सारी तैयारी कर लूंगा और परीक्षा में क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। इस प्रकार मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। तो ऐसा बोलता है कौन, लेखक। किसको, दत्ताजी राव को। तो दत्ताजी ने लेखक को दिलासा देते हुए कहा कि अपने दादा को मेरे पास भेजकर कुछ देर बाद तुम भी चले आना। का उस लेखक ने क्या, दत्ताजी राव ने क्या कहा कि शाम को जब तेरे दादा यानी कि तेरे पिताजी घर आएंगे तो उसको मेरे पास भेजना और थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना। तो जाते जाते लेखक ने अपनी माँ और उसके आने की बात न बताने को कहा, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि ये दोनों वहां गए थे तो शाम को वो आकर के फिर उनकी हड्डी पसली एक कर देगा, यानी कि उनको मारेगा पीटेगा। तो ये डर था लेखक के मन में। लेखक ने कहा कि आप ये बात उनको मत बताइएगा। तो क्या कहते हैं, वह बोला कि कह देंगे माँ सब्जी देने आई थी। तो इस प्रकार से दत्ताजी राव ने कहा कि ये बोल देना कि ये बोल देंगे, मैं ये बोल दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ये बोल दूंगा कि तुम्हारी माँ सब्जी लेकर के आई थी। तो दत्ताजी ने कहा कि मैं तुमसे उसके सामने कुछ सवाल करूंगा, तुम बिना हिचकिचाहट जवाब देना। लेखक और उसकी माँ घर वापस आ गए। उसने कहा कि जब तुम यहाँ आओगे और तुम्हारे दादा भी यहाँ पर बैठे रहेंगे तो तुमसे मैं कुछ पूछूंगा, तुम एकदम से बिना हिचकिचाहट के जवाब देना मुझे। तो ये सुन करके दोनों घर चले गए। फिर क्या होता है कि लेखक ने अपने पिताजी से कहा कि तुमको वहां से बुलावा आया है।
तो लेखक के लिए तो ये बड़े सम्मान की बात हो गई है, क्योंकि जब बड़ी जगह से हमारे लिए बुलावा आता है तो क्या होता है, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो सम्मान की बात होती है और हम उस अवसर को गंवाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ही लेखक के पिता ने करा और वो तुरंत ही दत्ताजी राव के यहाँ चले गए। तो आधे घंटे के बाद क्या होता है कि लेखक की माँ लेखक को भी भेज देती है और ये बोलती है कि तुम ये बोलना कि माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया है। अब जब लेखक वहां पहुंचता है तो दत्ताजी उससे पूछते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। तो लेखक ने बताया कि मैं 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता हूँ। तो जब दत्ताजी ने पूछा क्यों, तो क्यों के उत्तर में लेखक ने कहा कि दादा ने मना कर दिया, मेरे पिताजी ने मना कर दिया, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया, कोई और नहीं है। तो दत्ताजी ने लेखक के दादा रत्नप्पा से जब सच्चाई जानने का प्रयास किया तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। उसने कहा हाँ मैंने रोका है, मैं नहीं भेजता हूँ इसे स्कूल। दत्ताजी नाराज होकर बोले कि तुम क्या करते हो, जब तुम बच्चे को खेत में काम पे लगाते हो तो तुम क्या करते हो। तो गुस्से में बोले कि मेरे खेत छोड़ने के बाद तुमने अपने खेतों पर भी काम करना छोड़ दिया, कि जब से तुमने मेरे खेत छोड़े हैं तुमने अपने खेतों पर भी काम करना छोड़ दिया, दिन भर पत्नी और बच्चे को अपनी मौज मस्ती के लिए काम में जोते रखते हो, इनके जीवन को तुम क्यों खराब कर रहे हो। इस प्रकार उन्होंने दादा को खूब खरी खोटी सुनाई, लेखक के जो पिताजी थे उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। तो दत्ताजी ने लेखक से कहा तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, अभी तुझे अपना साल बचाना, जो तेरा साल खराब हो रहा है उसे बचाना है, पहले भी तेरा 1 साल खराब हो चुका है। यदि यह तुझे पाठशाला न जाने दे, यानी कि तेरे पिताजी अगर तुझे पाठशाला न जाने दे तो तू मेरे पास चले आना, मैं पढ़ा लूंगा तुझे, ठीक है, मैं तुझे पढ़ा लूंगा। तो ये लेखक कहते हैं, सॉरी दत्ताजी राव कहते हैं लेखक से। तो लेखक के दादा ने लेखक पर, अब जो लेखक के दादा थे उसके पिताजी थे, उसकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई ना यहाँ पे, तो अपनी बेइज्जती थोड़ी बर्दाश्त करेगा। उसने कहा सरकार ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे स्कूल नहीं भेजता या मैं इसे पाठशाला नहीं भेजता, इसने पता है क्या किया, इसने जुआ खेला, कंडे बेचे, चारा बेचा, सिनेमा देखा, खेलने गया, घर के काम में ध्यान नहीं दिया, अनेक झूठे आरोप लगा दिए अपने बेटे पे। तो लेखक ने अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, दादा जो है क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो तू, अब फिर दत्ताजी राव पूछते हैं कि तू कभी फेल तो नहीं हुआ। लेखक ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं। लेखक को कल से पाठशाला जाने का आदेश दिया दत्ताजी राव ने और वहां से घर भेज दिया। बाद में दत्ताजी ने रत्नप्पा को समझाया और उसने भी पाठशाला जाने की हामी भर दी कि अब बेटा पाठशाला जाएगा, उसने भी हामी भर दी। अब लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया, अब वो भी कम चालाक था, उसे अपना जो काम उसका चल रहा था वो भी करना ही था। उसने कहा कि ठीक है तू जाएगा, लेकिन 11 बजे पाठशाला चलती है, तू क्या करेगा, 11 बजे तक खेत में काम करेगा, खेत से ही पाठशाला जाएगा और छुट्टी के बाद घंटा भर तक वहीं पशु चराएगा। ढोर आ रखा है यहाँ पे उसके लिए शब्द, पशु के लिए ढोर, यानी कि पशु चराएगा। और जब काम ज्यादा हो जाएगा तो उस समय तुझे छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। अब लेखक ने कहा कोई बात नहीं, ये सब काम तो मैं यूं भी कर ही रहा था, तो यूं करते करते यदि मुझे पाठशाला जाने को मिल जाता है तो बुराई क्या है। लेखक ने कहा हाँ ठीक है, सारी शर्तें उसने मान ली। अब क्या होता है देखिए, लेखक रोज अब पाठशाला जाने लगा और वो 5वीं कक्षा में जाकर बैठा। अब कक्षा में क्या देखता है कि गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त उसके सारे लोग अपरिचित थे, क्योंकि परिचित कहाँ से होने थे ना, उसका 1 साल तो खराब हो ही चुका था, तो वो जो बच्चे उसके साथ के रहे होंगे वो 6 में चले गए होंगे। तो सभी लड़के लेखक से क्या थे, कम उम्र के थे। लेखक कक्षा में बेंच के एक कोने पर जाकर बैठ गया। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक का क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया, कभी उसका गमछा खींचा, गमछा छीना और मास्टर की मेज पर रख दिया। अब बीच की छुट्टी जो इंटरवल होता है उसमें क्या हुआ कि किसी लड़के ने, वही शरारती जो लड़का था, उसने धोती की कांच खोलने की कोशिश की, जहां से धोती बंधी होती है वो खोलने की कोशिश की, मतलब उसके साथ कुल मिला के बदतमीजी करने की कोशिश की। अब पाठशाला के बच्चे लेखक को अनेक तरीके से परेशान कर रहे थे। ये सब देखकर लेखक क्या हो गया, डर गया, उसका मन बहुत उदास हो गया। उसने कहा ऐसे विद्यालय, ऐसे पाठशाला में निभा कैसे होगा। तो लेखक ने माँ से कहकर एक नई टोपी मंगवाई, 2 नाड़े वाली चड्डी मंगवाई जो मेलखाऊ रंग की थी, मेलखाऊ यानी कि जो एकदम से गंदी नहीं होती है, और चड्डी पहनकर अब वो स्कूल जाने लगा। अब वो धोती नहीं पहनता था, क्योंकि धोती वो बच्चे खींच करके खोल रहे थे। तो आगे देखिए फिर क्या होता है। लेखक की कक्षा में एक बहुत अच्छा होशियार बच्चा था, वसंत पाटिल, मेधावी, मेधावी यानी कि बहुत ही होशियार बच्चा था। वह लेखक से उम्र में तो छोटा था, उसे कक्षा का क्या बनाया गया था, मॉनिटर बनाया गया था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, वह घर से पूरी तैयारी करके आता था और कक्षा में ही आगे बैठता था।
लेखक भी वसंत पाटिल के समान पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब देखो इस वाले पेज को बड़े ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। और इस बच्चे की लगन यहाँ पर देखिए आप लोग कि कितना महत्वपूर्ण होता है हमारा अंदर से जो हृदय होता है, अंदर से जिसको हम मन कहते हैं, उसकी आवाज कितनी महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति की सफलता में। ठीक है ना। एक होता है कि नहीं जाना ही जाना है, एक होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो वो चीज यहाँ पर है किसके अंदर, लेखक के अंदर। तो लेखक ने देखा कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है और इसे सब पूछ रहे हैं, ये कक्षा का मॉनिटर भी है और जवाब भी देता है, टीचर का चहेता भी है। तो उसने भी सोचा कि मैं भी वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई में मन लगाऊंगा। और जब मन लगाने लगा तो मन क्या होने लगा, एकाग्र होने लगा और गणित भी उसको समझ में आने लगी। वसंत पाटिल के साथ साथ लेखक भी अन्य सहपाठियों की कॉपी जांचने लगा। अब जो होशियार बच्चा होता है तो वो कमजोर बच्चों की क्या जांचेगा, कॉपी जांचेगा। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो लेखक है वो भी जो कमजोर बच्चे थे उनकी कॉपियां जांचने लगा। तो मास्टर जी प्रसन्न होकर लेखक को अब बुलाने लगे थे, क्या, आनंदा, आनंदा पुकारने लगे थे। अब दूसरे एक व्यक्ति और आए, एक मास्टर और आए, एक अध्यापक और आए जिनसे लेखक बहुत प्रभावित हुए। वो उनको मराठी पढ़ाते थे। नौवा सौंदलगेकर, जिनका नाम था नौवा सौंदलगेकर। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है लेखक के जीवन में। लेखक के जीवन को पलट देना ये इनसे मिलने के बाद लेखक को हुआ। तो देखिए मराठी बहुत लगन से पढ़ाते थे वे। और अंग्रेजी और मराठी की उन्हें बहुत सारी कविताएं याद थी। उन्हें छंद और लय का ज्ञान था। वे स्वयं भी कविता करते थे। छंद लय जानते हैं ना, छंद यानी कि जैसे आपने देखा होगा हिंदी में होता है दोहा, छंद, चौपाई, है ना। और लय यानी कि उसको कैसे गाना है, वो सब चीजें। क्योंकि वो स्वयं कविता करते थे तो लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है आपके इसी इसी पाठ के अंदर, ये आपको पूछा जाएगा। तो जब लेखक खेत पर पानी लगाता और जो पशु होते थे ढोर चराते थे, और जब एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के साथ गाता था, मतलब उसे अच्छा लगने लगा था। एक तरीके से वो उसमें डूबने लगा था। मास्टर की तभी तरह वो क्या करने लगा, अभिनय करने लगा। अभिनय अर्थात भाव भंगिमाएं हाथ पैरों से या शरीर से तमाम प्रकार की भाव भंगिमाएं करने लगा। तो उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो टीचर ने पढ़ाया वही मैं पढ़ूंगा, मतलब अन्य कविताओं को भी मैं मास्टर की लय में पढ़ सकता हूँ। तो इन कविताओं का लेखक पर ये प्रभाव पड़ा कि अब उसे जब वो पानी लगाता था या ढोर चराता था तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था, जो पहले होता था उससे पहले। क्योंकि अकेलापन कब महसूस होता है, जब दिमाग में कुछ काम करने को नहीं होता है, जब आदमी कुछ न कुछ कार्य में लगा होता है तो उसे अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार लेखक के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा और उसे एकांत प्रिय लगने लगा। वो चाहता था कि जितना मैं अकेला रहूं उतना मैं नई नई कविताएं रचूंगा, नया नया गाऊंगा और बहुत आराम से, बहुत ही खुले स्वतंत्र तरीके से गाऊंगा। तो ऊंची आवाज में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी तो क्या, नाचने भी लगता था। लेखक ने कविता गायन की अपनी पद्धति सीख ली थी। अपनी पद्धति यानी कि अपने तरीके से अपना ढंग सीख लिया था उसने। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने लेखक से छठी सातवीं के बालकों के समक्ष गवाया। उन्होंने कहा कि ये देखो भाई, पांचवी का बालक जो है इतना अच्छा गा सकता है। इतना बढ़िया उनको लेखक का जो गाना बजाना वो लगा। अब मास्टर सौंदलगेकर स्वयं भी क्या करते थे, कविता करते थे। उनके घर अनेक कवियों के काव्य संग्रह रखे हुए थे। वे कवियों की संस्मरण भी सुनाया करते थे। किसको, आनंदा यानी लेखक को। तो इस कारण लेखक को कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी एक मानव ही होता है। वो पहले सोचता था कि पता नहीं किस श्लोक का होता है कवि, पता नहीं कहाँ होता है, कौन होता है जो ऐसी सुंदर सी कविताएं रचता है। लेखक ने विचार किया कि मैं भी कविता रचना कर सकता हूँ, मैं भी कविता को बना सकता हूँ। तो मास्टर जी ने अपने दरवाजे पर लगी मालती लता पर भी कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों को देखा। उसे देखा कि यार मालती लता ये दरवाजे पे लटक रही है और ये गुरुजी ने कविता लिखी है, यानी इसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो लेखक के मन में विचार आया कि मैं भी तो खेतों में, खेतों पर, गांवों पर या गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। तो लेखक भी जब, उसके बाद क्या होता है कि परिवर्तन क्या आता है, देखिए लेखक भी जब भैंस चराता तो जंगली फूलों पर, फलों पर उसने तुकबंदी करने लगा। वो यानी कि तुकबंदी करना अर्थात छोटी छोटी दो चार पंक्तियों की कविताएं बनाने लगा। तो लेखक को कविता लिखने की ऐसी धुन लगी कि यदि उसके पास कागज पेंसिल वो ले जाना भूल जाता तो पता क्या करता, कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिखता और लकड़ी के टुकड़े से कभी कभी भैंस की पीठ पर लिख लेता।
अब जब उसे वो कंठस्थ हो जाती यानी कि जुबानी याद हो जाती, तो उसके बाद वो मास्टर के पास पहुंच जाता। कभी कभी तो उससे सब्र ही नहीं होता था, वो रात को ही मास्टर जी के घर चला जाता। अब लेखक कागज पर लिखी कविता को जब मास्टर जी को दिखाता तो उसे क्या देते, वो शाबाशी देते और बहुत अच्छा जो है उसके प्रति भावना रखते और उसे बताते, उसे और भी चीजें। देखिए, अब देखिए लेखक कहता है कि कई बार प्रसन्नता के मारे धैर्य जवाब दे जाता था, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको कि रात को उसको इतनी खुशी होती थी कि उससे रहा नहीं जाता था, सब्र नहीं होता था, और रात को ही मास्टर के पास कविता दिखाने पहुंच जाता और प्रशंसा पाकर प्रसन्न होता। क्या मिलना था, लेकिन एक गुरुजी का जो होता है कि अच्छे वचन, उसको उसको पाकर ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो मास्टर लेखक को कविता की विशेषताएं बताते, छंद बताते, लय बताते, शुद्ध लेखन और अलंकारों के विषय में बताते कि कैसे शुद्ध लिखना है, कैसे अलंकारों का प्रयोग करना है, कैसे कविता में छंद लाना है, कैसे लय लानी है। तो लेखक को विविध विषयों की पुस्तक देते कि तुम अच्छा पढ़ो, क्योंकि व्यक्ति जब अच्छा पढ़ता है तो अच्छा लिखता है निश्चित तौर पे। तो उन्होंने कविता करने के अनेक ढंग सिखाए, किसको, लेखक को। इस सब से लेखक की मराठी भाषा में सुधार आ गया। मराठी लिखते समय वो बहुत सचेत रहने लगा, क्योंकि अब धीरे धीरे वो अच्छा पढ़ रहा था तो जब अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा लिखेगा। तो अलंकार, छंद आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा, अर्थात बहुत बारीकी से देखने लगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, या कहीं पे कोई ये तो नहीं होना चाहिए या वो तो नहीं होना चाहिए। तो लेखक को शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता है, अर्थात हर समय एक बाजा बजता रहता है और मुझे कुछ कहता है कि मुझे लिखना है, एक नया नया कुछ बनाना है। तो इस प्रकार ये जो आत्मकथात्मक उपन्यास है, जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही है, इसके अलावा अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की कहानी है कि किस प्रकार से एक किसान का बेटा, या किस प्रकार से एक किसान जो है अपने जीवन से लड़ते हुए वो अपनी सफलता को प्राप्त करता है। तो आज की तारीख में ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, आनंदा। ठीक है ना, जो अभी आपको बताया था मैंने आगे। तो ये था आपका जूझ। इससे आपको क्या शिक्षा मिली, आप थोड़ा सा इसको ईमानदारी से मुझे बताएंगे। आपके पास, आप कितने भाग्यशाली है ना, आपको अब स्कूल आने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है, या किसी को मनाना नहीं पड़ता है, या माँ बाप को कहीं और से मनवाना नहीं पड़ता है ना। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसलिए अपने भाग्य पर गर्व कीजिए और पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।